अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और जी एक और इदारे का बड़ा शुक्र है, वो शुक्र जो है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाक फजाइया जो है ना नाजरीन, हाँ। उनका भी शुक्र अदा करना बहुत बनता है। अब शुक्र से जब हमने बात का आगाज कर ही लिया है तो फिर उनका भी शुक्र अदा करें, जो बावर्दी नौजवान है हमारे, जो जहाजों में सारी फोर्सेस, लेकिन हम जो के वो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वो एयरफोर्स की बात हो रही है। बिल्कुल। और उन लोगों का शुक्र अदा करें जो अपने नौजवानों को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को जवान करके, पाल पोस के, माएँ खिला पिला के भेज देती हैं, कौम पे लुटने के लिए भेज देती हैं ट्रेनिंग एकेडमीज में कि वर्दी पहन लो और अब कौम के लिए तुमने जान देनी है, बगैर जान दिए वापस मत आना। ये जज्बा होता है उस माँ का। और ये जो हम बात कर रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो बात हो रही है 27 फरवरी के हवाले से। सरप्राइज 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 सरप्राइज। भारत के जहाज पाकिस्तान में घुसते हैं और उसके बाद क्या होता है उनके साथ, ये सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल। हमने बता दिया कि हम वो जो बात करते हैं अमन की, हमेशा उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। अगर कोई मैली आँख से देखता है, अगर कोई इंट्रूजन करने की कोशिश करता है तो उसे गिराया भी जाता है, उसको चाय भी पिलाई जाती है, उसको सबक भी सिखाया जाता है, उसको वापस भी भेजा जाता है। बाद में वो अपने मुल्क जाए तो फिर वो मुल्क जो है वो बहाने बनाता है, बहाने तराशता है, अपनी झूठ को कवर अप करने की कोशिश करे, उसको अवार्ड देता रहे, वो सारी बातें बेकार हो जाती हैं। असल मामला ये होता है कि अगर कोई आएगा तो गिर जाएगा। बिल्कुल। और मजे की बात वैसे ये है कि उसको बड़ा नैरेटिव शेप करने की कोशिश की गई कि उन्होंने पाकिस्तान का जहाज गिराया, खुदा ना खास्ता या इस किस्म का सिलसिला हुआ, तो पाकिस्तान के जहाज भी गिने गए थे, उनके जहाज का सिलसिला भी जो है वो दुनिया के आगे है। पाकिस्तान के जहाज जी पूरे हैं, अमरीकियों ने गिने हैं, गोरों ने गिने हैं, और पाकिस्तान के पास जितने जहाज, नंबर ऑफ जहाज थे उतने ही नंबर ऑफ जहाज हैं। तो हमारा कोई जहाज खुदा ना खास्ता डैमेज नहीं हुआ, गिरा बुरा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और कहानियां बस। भारत के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, जीरो। कहानियां ही कहानियां, बातें ही बातें हैं। अच्छा, ये जो पीएफ की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो एक गीत रिलीज किया गया है वो जरा सुन लेते हैं। बड़ा खूबसूरत गीत बनाया गया है। Now, India says it has conducted air raids in Pakistan-administered Kashmir. It would be very silly and foolhardy for India right now to underestimate what Pakistan is capable of. पाक फज़ाइया के बर्बाद जवाब पर भारतीय तैयारे बम दबाकर भाग गए। भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में अपना एमिनेशन गिराकर फरार हो गए। मेरे वतन तू चाहे हमारी, तुझ पे ना जाएगी, हिफाजत पे दिल खड़े हैं, मुश्किल भी घबराएगी। आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान, दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सब्ज रंग है, दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सब्ज रंग है। आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान, दुनिया में सर बुलंद है। खूबसूरत गीत, जज्बा जगाने वाला, जोश जगाने वाला ये गीत साहिर अली बग्गा की आवाज में। हाँ जी बिल्कुल। और बस एक चाय की प्याली से पाकिस्तान हमेशा भारत को याद रहेगा। भाई एक चाय की प्याली की मार है भाई, नहीं और भी बहुत सारी चीजों से याद रहेगा। ये तो चाय की प्याली की बात हो गई। अब कल जो ये दिन था, ठीक है जी, 27 फरवरी सरप्राइज डे, इससे याद रहेगा। कल पीएसएल का फाइनल, और जिस तरीके से कल जोश व खरोश था पाकिस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट, और इंडिया ने हमेशा ये कोशिश की है। बिल्कुल। ये ऑस्ट्रेलियन ये उनकी जबान है, हमने तो माशाल्लाह कह दिया। जो उस चीज को सोचते हैं, समझते हैं, उनके लिए वुड है। बिल्कुल। वैसे ऑस्ट्रेलियन टीम का दौरा, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो आपने देख लिया कि किस तरीके से पीएसएल का जो फाइनल हुआ, हाउसफुल क्राउड, जबरदस्त, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में क्या कमाल क्रिकेट हो रही है। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कल ही उतरी है पाकिस्तान में। तो बस
ये सबको याद रहेगा। वो जो हासिदीन है ना उनको याद रहेगा, ये पूरा जो रहती दुनिया तक 27 फरवरी का दिन याद रहेगा लोगों। लेकिन नाजरीन, इस अमन में, इस अमन के, इस मुल्क के इस्तेहकाम में सबसे ज़्यादा किरदार पाकिस्तान की अफवाज का है, चाहे वो बर्री हों, चाहे वो बहरी हों, चाहे वो फ़िज़ाई हों। हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखें, मुल्क और कौम को दुआओं में याद रखें। अब ज़रा मौसम की तरफ ले जाऊँ आपको। हाँ जी बिल्कुल, बताते हैं जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा। और जी सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में कम से कम है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में है कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में खूब गर्मी है, पहले ये 29 तक आया हुआ था, इस हफ्ते ये 30 से ऊपर निकल गया है। फिर है जी पेशावर, कम से कम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 22 डिग्री। और सबसे आखिर में है कोयटा, जहाँ कम से कम है 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जी मौसम की सूरत हाल। और अब ज़रा बात करते हैं वो जो अजीम कल का मैच था। लाहौरियों खुश हो गए हो, लाहौरियों सारे लाहौरी खुश हो गए हैं, लाहौर जीत गया है नाज़रीन। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है, बड़ा ही बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ है। क्या खेला है जी लाहौर ने, लौड़ हो गया जी, बिल्कुल लौड़ बिल्कुल। तो ये जो मैच था आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग HBL PSL 7 का इख्तिताम हुआ और फाइनल में एक क्यों कह लीजिए वन साइड मुकाबला हो गया था। ये वन साइड हो गया था बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्टेंट थे, उनकी तरफ लोगों के वोट ज्यादा थे। जब लोग क्वेश्चन करते थे ना कि भाई कौन जीतेगा, क्या लग रहा है, तो लोग कहते थे भाई मुल्तान सुल्तान जीतेगा, क्योंकि एक तो टीम बड़ी स्ट्रांग है उनकी, ऊपर से कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। लाहौर का तो फिर हम सब भी जानते थे कि हालात कैसे हैं, लेकिन लाहौर ने पलटा खाया है नाजरीन, जबरदस्त पलटा खाया है। लीग मैचेस में भी मुल्तान को लाहौर ने ही हराया था। हाँ। तो वो लाहौर ही था जो ये कर सकता था और लाहौर ने ही कर दिखाया। जबरदस्त। वैसे 180 रन। अच्छा, शुरू में जब पहली 3 विकेटें गिर गई ना उनकी, तो उस वक्त तो ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं भाई लाहौर वाले जो है वो आज वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं, अक्सर औकात करते रहते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि लाहौर ने कमबैक किया और हफीज़, प्रोफेसर हफीज़, क्या उन्होंने इनिंग खेली है जी 69 रन की ज़बरदस्त। और उसकी बदौलत एक ज़रा जम गए वो। फिर उसके बाद डेविड, अच्छा वो जो शुरुआत की 3 विकेटें गिरी ना, तो उसमें हर एक को टेंशन हो गई थी। जिस घर में ये टीवी लगा हुआ और मैच लगा हुआ है ना, तो सब जाके ना ऐसे हल्का सा होके देखते थे, यार ये एक आंख से वो भी, यार ये जीत रहा है हार रहा है। अंदर से नाज़रीन ये यकीन जानिए हर एक के दिल की ख्वाहिश थी वैसे कि ये लाहौर कलंदर इस दफा कलंदरी दिखा दे अपनी। और राना साहब के लिए तो बहुत ही दुआएं थी। राना साहब के तो मैंने सुना है कोई वीडियो भी आई है जिसमें उनके तो आंसू निकल आए, दिखाए ना वो वीडियो। ये देखे राना साहब को लोग मुबारकियां दे रहे हैं, राना ये मुबारकियां चल रही हैं और राना साहब तो आप दीदा हो गए हैं। और वैसे राना साहब की साबित कदमी को भी सलूट है। जाहिर है एक शख्स का एफर्ट लगती है, एनर्जी लगती है, इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इतने 7 सीजन में हारने, 6 सीजन में हारने के बाद मतलब बंदा कह ही देता है, 2 में हार जाए तो कह देता है यार बस छोड़ो यार बेचो ये क्या। नहीं भाई ये तो ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन लाहौर का जो सबसे बड़ा काम है वो है उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ऐसे खिलाड़ी, ऐसे हीरे आए हैं जो कि सारी दुनिया के सामने जब परफॉर्म कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, सारी दुनिया उनकी गर्विदा हो गई है। हाँ ये है लाहौर का असल काम। चाहे वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर करने में अपना जो किरदार अदा किया है वो सबसे बड़ा किरदार। जबरदस्त टैलेंट उभर के आ रहा है जो उनका टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है। नया टैलेंट तो था, लेकिन कल जो हफीज ने किया है ना, वो बस 2 विकेटें भी ली उन्होंने 69। अच्छा इंटरेस्टिंग नंबर गेम बताऊं मैं आपको। देखो भाई 180 रन बनाए, सही है, 180 बना ली, 180 बनाए लाहौर ने, ठीक है। और 138 बनाए मुल्तान ने। कितने रन का डिफरेंस है, जरा कैलकुलेशन करें, थोड़ा कोशिश करें। 138 बनाए थे, ठीक है। और 180 तो कितने रन का डिफरेंस हुआ ये? 30 समथिंग। नहीं कोशिश करें, कोई से मैच करें। शाबाश, मैं पूछूं, मैं बताऊं आपको। शाबाश, ये होता है मेंटल मैथ, जरा हो जाती है। 180 माइनस 138, ठीक है जी, 138 और 180, ठीक है। ये है तकरीबन हमारा 42, ठीक है। अब 42 रन का ये फर्क है, ठीक है, सही है। हफीज की उम्र कितनी है? 42 है, ठीक है जी। लकी डे था फिर तो। लाहौर का डायलिंग कोड क्या है? 042। कल 42 का ही नंबर था भाई, कल 42 का ही नंबर था, वही चल रहा था। बिल्कुल 042। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 6 PSL लाहौर हारा था।
और 7वां जीता है। नाजरीन नंबर गेम है ये, नंबर गेम। वैसे मेरा ख्याल है हम आपसे अभी ये कराते हैं नाजरीन, अदम एतमाद में नंबर गेम कराते हैं। वैसे कौन सा नंबर किसका चल रहा है, कौन सा डायलिंग कोड है और मुल्क का कोड कौन सा है, बरिंगाला कौन सा नंबर लगता है, ये सब डायलिंग कोड वगैरह जो है ना ये हम अभी कराते हैं। नंबर गेम है, नंबर गेम है। लेकिन एक वीडियो जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो थी मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान की और शाहीन अफरीदी की। ये देखिए, ये है वो वीडियो। दिस इज क्रिकेट, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पैशन। ये है दो दोस्त स्पिरिट भाई, जब मुकाबला भी कर रहे होते हैं तो भी वो एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्या बात है। वैसे वाकई इनकी जो तस्वीर भी चल रही है सोशल मीडिया पे वो भी बड़ी वायरल, साथ साथ खड़े हैं दोनों। हाँ, कप वाली और जो कप वाली बिल्कुल, वो भी बड़ी देखने से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल, लेकिन ये जो था ना मोमेंट था, दिस वाज द मोमेंट ऑफ द डे। इस कदर मोहब्बत, जोश, जज्बा, और रिजवान चूंकि इस पूरे टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं, उनकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो तफरियाँ और मस्तियाँ जो वो करते हैं ग्राउंड में, और उनका अपने प्लेयर्स को इनकरेज करना, सब ने देखा कि वो कमाल था। शाहीन अफरीदी की जो कैप्टनसी थी वो भी बड़ी अच्छी थी। सिखाया उन्होंने कि कैसे आप अपनी टीम को बकअप करते हैं चाहे गिर भी रहा हो कोई। हाँ, तो चले जी, हमने तो बड़े तबसरे किए, तज्जिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो देखने वाले हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो उस तरफ बैठे हैं टीवी स्क्रीन के, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है नाजरीन, और अब आपने करनी है हमें कॉल्स। आप बताएं जी आपका फेवरेट प्लेयर कौन था, कल के मैच को देखकर आपको क्या लग रहा था, फीलिंग क्या आ रही थी, कौन जीतेगा, और क्या वही हुआ जो आप सोच रहे थे या उससे बरक्स था मुकाबला बिल्कुल। और कुछ और भी अगर आप कहना चाहें पाकिस्तान के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, नंबर चला दें जी स्क्रीन पे। तो चलाना था, और अच्छा नहीं चला था, चलिए हाँ नंबर चला दीजिए। और हम किल्लत है, मेरा ख्याल है किल्लत है वैसे, अच्छा बात कर पाए या ना कर पाए, सोशल मीडिया पर बात कर लें। सोशल मीडिया पर तो कर, हमारा फेसबुक पेज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, फिर बोल दे। तो आप बिल्कुल नाज़रीन हमसे इन टच रहिए वहाँ पर, और अपने कमेंट्स कीजिए। ये सारी वीडियोस हम आपके लिए वहाँ पर अपलोड करा देंगे। और आप जी कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको PSL कैसा लगा, कैसा लगा। और अब ऑस्ट्रेलिया आ रही है, उसके लिए भी तैयारी पकड़ लें, तमन्नाएं हैं भाई। बिल्कुल ठीक है जी। तो हाँ, ये नेक तमन्ना है। वैसे वो तो खेल के मैदान में ना, खेल के, ठीक है, ये नेक तमन्ना, वरना तो मेहमान है हमारे सराखों पर, लेकिन ये कि खेल के मैदान में फिर मुकाबला पूरा ऐसा ही होगा। लाहौर की और मुल्तान की टीमें मिक्स करें, दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन बनाए और खिला दें वैसे वाकई। हाँ, ये भी वाकई वैसे। चलो वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, ओ पीछे हट, पीछे हट। की बात नहीं, अगर आपको कोई ऐसे कहेगा तो फिर और कितना पीछे हटू? ये हाँ, मतलब और कितना पीछे हटू, इतना दूर तो बैठे हैं। पीछे हट भाई, क्योंकि ये गाना आ गया और जबरदस्त धूम मचा दी है इस गाने ने। और ये गाना है जस्टिन बीबीज का। जस्टिन बीबीज को आप जानते हैं किस तरीके से उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया, कहां से कहां पहुंची, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। और वैसे कहां जस्टिन बीबर और कहां जस्टिन बीबीज। बिल्कुल, जस्टिन बीबीज की बात ही अलग है। सानिया सोहेल, मुकद्दस ताबेदार, ये दोनों हैं जस्टिन बीबीज, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताएं सबसे पहले कि ठीक ठाक हैं आप लोग, खैर खैरियत से हैं, एक्साइटेड हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रास्ते में किसी को ये तो कहते हुए नहीं आए हमारे ऑफिस में पीछे हट? नहीं। अच्छा ये बताएं इस गाने का आइडिया क्या था, और फिर आप लोगों से सुनेंगे भी जी लाइव यहाँ पर। ये आइडियाज़ तो हसन रहीम ने ये गाना लिखा है, और म्यूज़िक जो है वो जुल्फी सर ने बनाया है। तो ये आइडिया तो उन्हीं का था, और उन्हीं का ये माइंड था कि ये गाना हमें दिया जाए, और हमें तो पता भी नहीं था कि कब म्यूज़िक बना है, कब लिरिक्स बने हैं, और बस आप आई और गाएं और आप छा गई। वाह वाह। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त गाना है, बड़ा मकबूल हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो आप दोनों जो हैं वो आपस में जो हैं वो बहनें हैं? बिल्कुल।
अम्मी अब्बू ने तो यही कहा है, आगे का पता नहीं। अच्छा ये सही है, अम्मी अब्बू ने जो कहा है उस पर मान लेना चाहिए, अच्छी बात है। और ये अच्छा किया आपने बता दिया कि अम्मी अब्बू का यही मानना है। तो ज़रा अपनी हिस्ट्री और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप लोगों ने कैसे म्यूज़िक की तरफ उसका आगाज़ हुआ, और जो शुरू में आप लोग वो जो गडवी बजाती थी, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र। बिल्कुल, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा, यहाँ पे तो नाज़रीन डिबेट शुरू होने लगी। अलग चीज़ थी, वो बिल्कुल लोकल सा था। सही जी, वो एक बिल्कुल लोकल सा था जिसमें इतनी शोहरत मिल गई। और ये जो अब है एक नया जो दुनिया सुन रही है, लोग देख रहे हैं, ये उससे बहुत अलग है। और बैकग्राउंड हमारा जो है वो हम राजस्थानी लोग हैं, रेशमा जी के ख़ानदान से जी। तो और बिल्कुल सादे से बंदे हैं, हमें नहीं पता कि कोक स्टूडियो कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, किससे रब्ता करना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं पता। बस लोगों ने समझा, डायरेक्टर ने, जुल्फी सर को ऐसा लगा कि हम ये कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया। और हमें ये लगता है कि हम इस काबिल नहीं थे कि उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि हम कुछ कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। अच्छा सानिया, आप लोगों का जो गाने का जो कनेक्शन है वो बचपन से जुड़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मौका आप लोगों को मिला, और जाहिर है किसी वजह से मिला ना, आपका टैलेंट देखा, आपकी सिंगिंग की खूबसूरती देखे उस गडवी पे भी आपके। ऐसे तो मौका नहीं होता। लेकिन सानिया ये बताएं कि बचपन से म्यूजिक, ये सारी अवाम का, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है उनका प्यार है कि उन्होंने हमारी वीडियो जो पहला क्लिप था उसको इतना लाइक किया, इतना वायरल किया कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए। ये प्लेटफॉर्म हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ये मिलेगा। तो कुछ याद है किस उम्र से आप लोग गाना गा रहे हैं? मिल गया जी, बताइए किस उम्र से गाना गा रहे हैं? हम तकरीबन मैं जब 4 या 5 साल की थी, हाँ तब से हम दोनों इतनी एज से, और दोनों साथ ही गाते थे? दोनों साथ ही गाते थे? हाँ, मैं नहीं गाती थी, यही गाती थी बकायदा। इसको देख के मुझे शौक लगा, लेकिन हमने स्टार्ट साथ ही कर दिया था। अच्छा, इन्होंने उकसाया है मतलब आपको सनिया, ये मुकद्दस ने उकसाया गाने पर आपको? ये हर काम में थोड़ा सा तेज है मुझसे, बकायदा मैंने भी इसे थोड़ा बहुत सीखा। वाह, अच्छा। तो ये वैसे जो बहनों की जो जोड़ी होती है वो तो आपस में लड़ाइयाँ भी होती है, मतलब ये बड़ा एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर मोहब्बत भी होती है और लड़ाइयाँ भी होती हैं। और तो आप लोगों की जो है वो मोहब्बत और डिसएग्रीमेंट्स जो है वो थोड़ी लड़ाइयाँ, कुछ उसकी भी तो कहानी सुनाए ना हमें। डांटता कौन है ज़्यादा? लड़ाइयों और मोहब्बत का जो सिलसिला है वो मेरी नज़र में तो कुछ ऐसे है कि मैं चाहे इससे जो भी कह दूँ, ये मुझसे जो भी कह दे, लेकिन कोई तीसरा इससे कुछ बोले तो मैं ये कभी सुन नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, असल में ऐसा ही होता है। कुछ भी कह दे, ये मुझे डांट भी देती है तो मैं सुन लेती हूँ, ठीक है ठीक है। और हम हमेशा सच बात पे एक दूसरे से झगड़ते हैं कि तुमने ये गलत किया और मैंने सही, ऐसा ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस बिल्कुल फाइनल कर देते हैं बात करके। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप जरा नाजरीन को इंतजार नहीं कराते, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए जरा पीछे हट का एक नमूना हो जाए अगर तो? जरूर। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। हसन रहीम भी साथ होते तो बहुत मजा आता। उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया है, लेकिन उनका किरदार तो एक बड़ा मैजिकल है, हम अपनी कोशिश करते हैं। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ किए बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर बिछा गए ना, और समझे के हम तो घबरा गए, पीछे हट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सब खींचे टांगे लेकिन फिर भी छा गए ना। जबरदस्त। अच्छा, ये जो आप जो राजस्थानी जो म्यूजिक है, जो एक फोक का जो उसका एक जो मिजाज है, चोलिस्तानी मिजाज जो है, ये सारे जो है मिट्टी से जुड़े हुए म्यूजिक है, और इसमें जो है आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ होती है। म्यूज़िक जो है वो ज़रा ज़ाहिर है थोड़ा कम होता है, असल इसमें आवाज़ का जादू होता है। तो आप लोगों की जो आवाज़ें हैं वो ज़ाहिर है, जैसे आपने बताया कि रेशमा साहिबा जो थी पाकिस्तान की लेजेंड, या फिर नसीबो लाल साहिबा, वो भी मैंने सुना है रिश्तेदार हैं आपकी? बिल्कुल, जी जी, आंटी। अच्छा,
अच्छा, ओके ओके। तो कोई ऐसी चीज सुनाए हमें जो हमें वो चोलिस्तान पे में ले जाए और कुछ मट्टी से जोड़ दे। जी आवाज आ रही है आपको? ए चंदागारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवे ए भाइया प्यारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवे। अब हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। हाँ आप बताओ। इसका मतलब है कि वो एक बहन है जो अपनी भाभी से ना उसको तंज कर रही है, उलामे दे रही है कि मेरा जो भाई है वो तुम उसे गुस्सा कर देती हो, उसे नाराज कर देती हो, तो ऐसे मत किया करो, लाइक ऐसा कुछ। अच्छा क्या बात है, छेड़छाड़, खानदानी मामला चल रहे हैं, छेड़छाड़ चल रही है। हाँ ओके अच्छा, एक और फोक गीत है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो आप लोगों ने भी जाहिर है यकीनन उसको सुना और समझा होगा। कभी कभी आओ ना हमारे देश, केसरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उस पर भी जरा लाली मेरे लाल की जिथ देखूं चितला, लाल वेखण में गई मैं भी होईला, केसरिया पधारो मारे देश केसरिया। वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या बात है जी, जबरदस्त। तो अब अगले किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप लोग? अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं कर रहे, लेकिन अभी पीछे वो जो मैच का चल रहा था, हाँ। तो बस ये एक है कि जब इंसान कोई सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो वो कहता है कि मैं ये काम सबसे पहले करूँगा। तो हमें जो लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी आवाज़ को एक बारी ना, अपनी लाइफ में एक बारी सिर्फ मुल्क के लिए गाएं, ग्राउंड में खड़े रह के PSL का सॉन्ग। क्या बात है, जबरदस्त। इंशाल्लाह ये आपकी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह, ये ख्वाहिश इंशाल्लाह दुआ करते हैं अगले PSL में पूरी हो जाए, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर ये तो बात ही कोई नहीं है, और क्या, ये तो कोई बात ही कोई नहीं है, तो कोई खास बहुत बड़ा गोल ना हुआ, लेकिन ये है कि दिल से गाऊंगी मैं उस दिन ऐसे चीख कर अपने, इंशाल्लाह जी, लाहौर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो आवाज निकलेगी ना, वो ऐसे फट के निकलेगी दिल से, एकदम धमाका हो जाएगा उसका, और जरूर हम इंशाल्लाह दिल से ही गाएंगे। मुक़द्दस अरसानिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और आप लोगों की आवाज़ वाकई ऐसी है जो सारी दुनिया में गूंजने वाली आवाज़ है, और सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है, पाकिस्तान के म्यूज़िक का नाम है, उसको ऊंचा करने वाली आवाज़ें हैं आपकी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जंग शुरू करना उसे ख़त्म करने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। ख़त्म करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मामलात फिर ज़ेर गौर आ जाते हैं। 5 दिनों से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ चुकी है, और इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं पाकिस्तानी तालिब इल्म भी, जो कि यूक्रेन में मौजूद हैं। अब इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद अली हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन से निकल कर पोलैंड की तरफ चले गए हैं। इनसे जानेंगे कि वहाँ पर तालिब इल्मों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली। ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और आप जिस जगह पर थे उसका क्या नाम है, और वहाँ से आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी आवाज़ को बुलंद किया। मैं तमाम न्यूज़ चैनल्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।
और सेकंड ये कि हम लोग कीव में मौजूद थे जब फर्स्ट एयर स्ट्राइक अटैक हुआ था रशिया की तरफ से उनकी एयर बेसिस पे, और सुबह 5 बजे का टाइम था। हम लोग बहुत खौफजदा थे। हम लोग मंगल से जाग रहे हैं और उससे अब तक हम लोग आज कल रात हमने कोई प्रॉपर नींद ली है, थोड़ी 4-5 घंटे की, जिसको कह सकते हैं सुकून वाली। हम लोग कीव में मौजूद थे। नेक्स्ट डे हम लोग वहां से निकले अपनी मदद आपके तहत, जबकि एम्बेसी की तरफ से हमें जो पैगामात थे वो कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई परेशान नहीं हो, ये करें वो करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब एयर स्ट्राइक की आवाज़ें आती हैं तो पता चलता है बंदे को। फिर हम लोग वहां से निकले अपनी मदद आप, और देन फिर हम लोग गए तरनोपिल, ठीक है, जिसमें हमारे दोस्तों ने हमारी मदद की हमें लेके जाने में, जिनके पास गाड़ियाँ थी, जिसके पास अपनी अपनी कन्वेंस थी, वो पहुंचे अपनी मदद आप। सडनली एम्बेसी की तरफ से मैसेज आते हैं कि जो पाकिस्तानी कीव में मौजूद हैं वो तरनोपिल की तरफ पहुंचे, जबकि कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई रेलवे, कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तमाम वहाँ के लोकल लोग अपनी अपनी जगहों से मूव कर रहे थे, तो हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज बैरियर का थी, ठीक है। और सेकंड ये कि वो अपने वालों को पहले सिक्योर करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर यूक्रेनी है। अच्छा ये बताएं कि जब आप का राब्ता होता था एम्बेसी वालों से तो उनका क्या रिस्पांस होता था? सर मैं बिल्कुल बताता हूँ इस बारे में। उनका रिस्पांस ये होता था, ठीक है कर रहे हैं, इंतजार करें, ये करें। हमने फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, हमने उससे बात की है, इस टाइप के रिस्पॉन्सेज मिलते थे। जबकि हम लोग इतना चले ना अपनी जिंदगी में, इतना सफर कभी पैदल तय नहीं किया, और उम्मीद करता हूँ मैं पूरी जिंदगी भी पैदल चलता रहूँ ना तो मैं इतना सफर नहीं तय कर सकता जितना इन 5 दिनों में किया। सही तो फिर आप तरनोपिल से पोलैंड कैसे पहुंचे? तरनोपिल से हम गए, जी हाँ, लिविव के पास पोलैंड का बॉर्डर है, हम वहाँ आए। हमने अपने बिहाफ पे एक बस को हायर किया जिसके अंदर 52 स्टूडेंट्स थे। हम लोग अपने साथ अपने पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियन सबको लेकर आए थे। जो जो तरनोपिल में मौजूद थे सबको अपने साथ लेकर आए थे अपनी मदद आपके तहत, अपने जेब खर्च पे, ठीक है। और उस बस ने हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पहले उतारा था बॉर्डर से, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और बस काफी बड़ी थी, तो उसको बॉर्डर और सिंगल रोड था, वो 1 वे, तो उसको आने जाने में प्रॉब्लम होती। उसने कहा मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो फिर हम लोगों ने 30 किलोमीटर के साथ, जिसमें हमारे साथ लड़कियां भी मौजूद हैं, हमारे साथ और दूसरे लड़के भी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे पैकेजेस भी मौजूद हैं, शोल्डर बैग भी मौजूद। अच्छा, अब पोलैंड से पाकिस्तान के लिए जो परवाजें हैं जो चलनी है, उनसे आपका राब्ता हो गया है? वो जो आगे का मामला है वो सेटल्ड है? बिल्कुल एक चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ पोलैंड को। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, ये जगह है मोमी, ठीक है, मोमी नाम है इस एरिया का, जहां हम बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद, हमारी इमिग्रेशन के बाद, हमें एक पोलैंड गवर्नमेंट की तरफ से बस सर्विस प्रोवाइड की गई। वहां पे बहुत अच्छा उन्होंने अपने इमिग्रेशन ऑफिस के पास खाने का इंतजाम किया हुआ था बॉर्डर पे ही। उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट, कॉफी वगैरह प्रोवाइड की। उन्होंने अपनी कन्वेंस हमें प्रोवाइड की जो हमें यहाँ तक लेकर आए। यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे लोग हैं, मैं काउंटिंग में भी नहीं बता सकता, इतने लोग हैं, और बहुत सारे कैंप्स लगाए हुए उन्होंने। सही है। और ये तालिब इल्म सिर्फ पोलैंड की तरफ ही जा रहे हैं या कोई और इलाके भी हैं जहाँ पर आप लोगों के? तकरीबन तालिब इल्म जो है वो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एस्टोनिया की तरफ भी गए हैं, हंगरी की तरफ भी गए हैं, लेकिन उनसे मेरा अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। अभी पोलैंड में कितने लोग हैं आप लोग जिस जगह पर आप मौजूद हैं? कितने पाकिस्तानी? सर हम लोग बहुत सारे लोग हैं। रात तक तो हम खाली 16 थे, लेकिन अभी मैं कोई 50-60 लोग देख रहा हूँ। और इस वक्त कीव में कितने लोग हैं, कितने फंसे हुए हैं? जो लोग फंसे हुए हैं कीव में, यूक्रेन में कीव में जो लोग फंसे हुए हैं, वो तकरीबन कितने होंगे जिनको आप जानते हैं कि इस वक्त कितने लोग फंसे हुए हैं? तकरीबन अबव 200 होंगे, क्योंकि मेरी कल भी मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो कि मुझसे मेरी एज मुझसे बड़े हैं, वो बट वो फैमिली वाले वो है ना, जिनके बच्चे भी हैं और मिसेस भी यूक्रेनी है, तो वो बेचारे कहीं मूव नहीं कर सकते, वो जस्ट एक शेल्टर में या बंकर में मौजूद है। और जो लोग मूव करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, और जिनका राब्ता एम्बेसी से नहीं हो रहा है या एम्बेसी उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो कितने हैं? फिलहाल कीव से जो मेरे पास रिपोर्ट है कि उसके एंट्री और एग्जिट, दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए हैं। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी मुकम्मल कर लें। प्रॉपर कर्फ्यू है वहाँ पे, इवन के लोकल भी अगर वहाँ पे बाहर निकला ना तो उसके लिए भी शूट एट साइड का ऑर्डर है। अच्छा, तो
पोलैंड से जो जहाज पाकिस्तानियों को लेकर यहाँ पहुँचेंगे, जो स्पेशल फ्लाइट्स का ऐलान हुआ है, आपका उनसे राब्ता हो गया है? अब वो सारा मरहला आगे का तय हो चुका है? मैं आपकी यहाँ पे एक बात काटूंगा। अच्छा, एम्बेसडर साहब रात में हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा यहाँ पे, ठीक है। हम जैसे ही अपने कैंप में एंटर हुए, फ्लैग के साथ उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, फ्लैग लेके वो खड़े हुए थे साथ ही, जिससे उनको पता चला पाकिस्तानी इधर आ जाए। वो बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे तमाम अरेंजमेंट किए हुए हैं। एम्बेसी ऑफ सही है। एम्बेसडर साहब का एम्बेसडर साहब का नाम है मलिक फारूक। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई आपकी अपील है फाइनली? सही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील है आपकी फाइनली? कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान? मैम यही अपील है कि बराए मेहरबानी सच्ची खबरें प्रोवाइड किया करें। बिल्कुल ठीक है, इस बात ने बहुत कुछ कह दिया। ये बात जो है बड़े बड़े लोगों के लिए जो है वो अहम बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद अली हैदर, और हमारी दुआ ये है कि आप जल्द से जल्द खैर आफियत से पाकिस्तान पहुँचे और जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने मुल्कों तक पहुँच जाएँ। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ी है। गो सिलेक्टेड गो के नारे जो हैं उससे पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद और 10 दिन बाद 8 मार्च 2022 को इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असेंबली सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, शर्मीरा फारूकी साहिबा, और वो इस वक्त इस लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे शर्मीला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला आपने। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपका लॉन्ग मार्च कैसा चल रहा है? क्या माहौल आप लोगों को मिल रहा है इस वक्त? जो सूरत हाल है थोड़ा सा हमें अगर आगाह करें उससे। देखिए, माहौल तो बहुत चार्ज है, कारकुनान चार्ज हैं, और हमें जो एक बहुत हौसला अफजा चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि जो वोटर हमारा नहीं भी था, आम पब्लिक, अवाम, क्योंकि हम इस देखें ना एक अवामी मार्च है, बिल्कुल, इसमें जो आम अवाम है जो इस नाअहल हुकूमत की पॉलिसियों से बेजार है, महंगाई से पिसी हुई है, बेरोजगारी से, गुर्बत से पिसी हुई है, वो हमें जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ऐसे इस्तकबाल कर रहे हैं और चेयर कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो चेयरमैन साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो बिल्कुल सही है। ये लोगों में बड़ा जोश है, बड़ा वलवला है, वो चाहते हैं कि इस हुकूमत से छुटकारा दिलाया जाए। और पीपल्स पार्टी हमेशा, देखिए, एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात है जो हमेशा एक आईनी और जमहूरी तरीके से काम करती है। ये हमारी एक अवामी मार्च है। इंशाल्लाह ताला जब तक हम पहुंचेंगे बहुत अच्छे अच्छे फैसले हो चुके हैं। बिल्कुल सही, अच्छे अच्छे फैसले हो चुके हुए होंगे। अब वो अच्छे फैसले उनके लिए तो अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए अच्छे होंगे। ये बताएं, आज की क्या आप लोगों की प्लानिंग है? अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और आज किस तरफ का रुख कर रहे हैं आप लोग, और फिर शाम तक कहाँ होंगे? देखिए, इस वक्त हम मातली के अंदर हैं। यहाँ से हम टंडा मोहम्मद खान जाएंगे और वहाँ से हैदराबाद में जाएंगे, वहाँ पर इस्तकबालिया होगा, फिर ऑनवर्ड्स टू हाला, और उसके बाद नवाबशाह और बोरो, वहाँ पर हमारा फिर क़याम होगा रात। सही। अच्छा, ये सिंध में तो आप लोगों को ज़ाहिर है जो एक लोगों की तरफ से वार्म वेलकम मिल रहा है वो ठीक भी है। सिंध के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे हैं काफ़ी अरसे से। हाँ। लेकिन पंजाब में क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर तो लोगों की वो जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों का बेस वहाँ पर बड़ा वीक हो गया है। देखिए, आप इस वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि जो हमारे वोटर्स नहीं भी थे, आम आवाम, नॉट ओनली पीपल्स पार्टी के कारकुन या जाले उनके साथ चल रहे हैं, बट आम आवाम जिस तरीके से उनका इस्तकबाल इवन सिंध के अंदर कर, आई मीन देयर इज एंटी पीपीपी वोट आल्सो ना, ऑपोजिशन में तो है ना हमारी, बिल्कुल, वो जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं इज अनप्रेसिडेंटेड। और आप देखेंगे जब हम पंजाब में दाखिल होंगे तो वहाँ पर भी लोग हमारा इस्तकबाल इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए ये हम मार्च अपने लिए नहीं कर रहे, ये अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम के मसाइल के लिए कर रहे हैं। हमारा मकसद, मतलब और मंशूर यही है कि हमने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है। और इस वक्त सबके सब लोग, पूरी अवाम पीपल्स पार्टी की जानिब देख रही है कि हम कोई कदम उठाएं और हम इस नाअहल हुकूमत से उनको छुटकारा दिलाएं। अच्छा, छुटकारा दिलाने के लिए जो तरीक़ाकार है वो अदम एतमाद का है, जो कि आप लोग जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करने की फिर जरूरत क्या है? डायरेक्ट अदम एतमाद करें और मामला मुकाएं? देखिए, जमहूरी अमल के अंदर आपको लोगों के साथ चलना होता है और लोगों को आपके साथ चलना होता है। एक फाल जमहूरियत मत का यही खूबसूरती है। हमें एक प्रेशर भी बिल्ड करना है
हमें लोगों का एक, जैसे कहते हैं ना, ये दिस इज अ रेफरेंडम अगेंस्ट सेलेक्टेड गवर्नमेंट। मगर ये कई रेफरेंडम हो गए ना, मतलब पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारे रेफरेंडम हो गए हैं, एक्शन नहीं हो पा रहा है। अब तो हद हो गई ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हद हो गई है, फौरन हटाएं भाई, खत्म करें कहानी इनकी। गैर जमहूरी तरीके तो बहुत सारे ना वैसे जी, लेकिन ना हम उसके ऊपर हमने कभी उनको सपोर्ट किया है, ना हमारे वो मंशूर के अंदर है, बिल्कुल ना हमारी पार्टी के वो प्रिंसिपल्स के अंदर है। तो हम तो जमहूरी तरीकेकार तो यही होते हैं ना कि आप लॉन्ग मार्चेस करें, आवाम को इकट्ठा करें, आप पार्लियामान के अंदर जाएं और पार्लियामान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर, और हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में यही है कि पार्लियामान को तकवीयत दें, कमेटी सिस्टम को तकवीयत दें। ये तो देखें ना, यहाँ पर तो अगर लेजिस्लेशन की भी बात की जाती है तो ऑर्डिनेंसेस जारी हो जाते हैं। पार्लियामान इज द प्लेस, पार्लियामेंट इज द प्लेस विद इनएक्ट लेजिस्लेशन ना। सही है। लेकिन एक और चीज है शर्मिला साहिबा कि आप लोग इस तरफ का रुख किए हुए हैं और अपोजिशन जो है सिंध की, वो आप लोगों की हुकूमत का जो सेंटर है कराची, उसका रुख किए हुए हैं। तो वहां पर तो वो निकले हुए हैं और इधर आप लोग निकले हुए हैं, तो ये भी आवाम को जरा कंफ्यूजन है कि भाई अब वो कौन किसके खिलाफ निकला है और क्यों निकला हुआ है। शिफा, आपने देखा होगा अभी कल परसों जो वीडियो आई है, बड़ी वायरल भी हुई है, शाह महमूद कुरैशी की, जो खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं। तो ये तो इनकी सपोर्ट है सिंध के अंदर, और यही इनकी सपोर्ट मैं बता रही हूँ आपको पंजाब में भी आपको नजर आएगी, क्योंकि अवाम बेजार है। इनके अपने वोटर्स जब हमें मिलते हैं ना, जिन्होंने इनको 2018 में वोट डाला था ये कह के तब्दीली आ जाएगी, न जाने कैसा नया पाकिस्तान बनेगा, वो अब हमसे इल्तिजा करते हैं कि खुदारा हमें छुटकारा दिलाएं, लोगों हमसे गलती होगी, इनको वोट दें। अच्छा, वीडियोस की जो आपने बात की, 2 वीडियोस आप लोगों की भी चल रही है सोशल मीडिया पर। एक वो चल रही है जिसमें पुलिस मोबाइल के अंदर आप लोगों का जो है वो सामान जा रहा है, तो वो स्टेट की रिसोर्सेज का वो बड़ा पीटीआई वाले शेयर कर रहे हैं उसको। ये पीटीआई की जो एक वो फेक सोशल मीडिया, एक वो इनकी देखे ना सोशल मीडिया के मामले में और ये फोटोशॉप करने में तो इनकी महारत नहीं, वीडियो है वो वीडियो ही। हाँ तो हर चीज कर लेते हैं ये तो। जापान और जर्मनी का बॉर्डर जोड़ देते हैं, ये तो बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ, वो तो बोलने में जोड़ा था ना, ये तो वीडियो है, उसके अंदर झंडे नजर आ रहे हैं सब कुछ। और एक और वीडियो भी चल रही है। अरे एक और चीज मुझे याद आई, न जाने कौन सी कहाँ पर जलसा था, मुझे अब याद नहीं, लेकिन वो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे वो तस्वीर लगा के बता दिया कि हो सकता है। अच्छा, एक और वीडियो चल रही है, किया था वो नून लीग का था, मरियम साहिबा ने ट्वीट कर दी थी मीनारे पाकिस्तान का पीटीआई का जलसा बना के अपने वाले जलसे को, वो मरियम साहिबा का था। अच्छा, एक और वीडियो न्यूज चैनल पे चल रही है, उस न्यूज चैनल पे वीडियो दिखाई जा रही है कि आप लोग जहां पहुंचे हैं वहां पर दुकानें बंद करवाई गई हैं, लोग परेशान हैं। ये न्यूज चैनल पे चली है एक खबर। दुकानें हमने नहीं बंद करवाई हैं, लोग दुकानें बंद करके सड़कों पे आए हैं इस्तकबाल करने। और उसको उन्होंने बना दिया ये कि लोगों से जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई हैं। फिर फेक न्यूज वाले कवानीन इम्प्लीमेंट नहीं होते हमारे यहाँ पे। चेयरमैन का इस्तकबाल करने के लिए जी, तो ये लोगों की अपनी ख्वाहिश है, हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते ना, ये हमारे तरीके कार रहा है। हम थोड़ी है कि बंद कर दो। बिल्कुल सही है, ये तो कराची वाले सब जानते हैं। बिल्कुल सही। हमने और आपने तो वो वक्त भी देखा है ना कि बंद हो जाता था, बिल्कुल फौरन बंद हो जाता था। बिल्कुल। We don't believe in politics of fear, हमारा तो ये तरीकेकार ही नहीं रहा ना, everybody knows it। हाँ, फेयरलेस पॉलिटिक्स है पीपल्स पार्टी की। अच्छा, एक और चीज भी है, वो ये है कि लोग पीडीएम के बारे में पूछ रहे हैं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च है ये अलग अलग क्यों है। उसके बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ चल रही हैं। एक कयास आराई ये आई है कि बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने, किसी ने कहा था जरदारी साहब को कि सर आप इनसे अलग हो जाएं वरना तो सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे, काम आपका होगा। ऐसा ही है क्या? ये अगेन ये सारी बातें हैं, मफरूज़े चीजें हैं। बात ये है कि हम पीडीएम से अलग क्यों है, क्योंकि जब हमने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफे दें तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्तीफों को नथी कर दिया लॉन्ग मार्च से। और उस वक्त आपको याद होगा कि हमने ये उससे पहले भी ये कहा था, जब इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे थे, बाई इलेक्शन का, तो पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया कि आप बाई इलेक्शन पे जाएं और सबको फायदा हुआ और हुकूमत को बड़ा धचका पहुंचा। उस वक्त भी हमने कहा था नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। क्या हुआ? आज हमारी बात के ऊपर अमल कर रहे जा रहे हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो देखे ना, पीपल्स पार्टी का अपना एक एक्सपीरियंस है, एक मेमोरी जमात है, तो सीखना चाहिए उनको। अब सीख रहे हैं, चलें, देर आए दुरुस्त है, आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली एक बात जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जलसे में कही कि इस्लामाबाद पहुंचकर हम हुकूमत पर हमला करेंगे, इससे क्या मुराद है? बातों का हमला। हम उस हमले की बात नहीं करते जो इन्होंने किया।
जिस तरह इन्होंने पीटीवी के ऊपर धावा बोला या पार्लियामान के ऊपर धावा बोला, हमने पहले दिन से चेयरमैन साहब ने ये बात बिल्कुल अया की है कि इट विल बी अ पीसफुल मार्च। किसी सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कहीं पर कारोबार बंद नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अवाम के लिए मार्च है, अवाम की आसानी पैदा करने के लिए मार्च है। तो हम बिल्कुल करेंगे, हमला करेंगे, बातों का हम तो पूरे एक चार्जशीट देंगे ना इनको। देयर विल बी अ चार्जशीट कि इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किस तरीके से इस पाकिस्तान के अंदर कितना पाकिस्तान को मकरूज बना दिया है, किस तरीके से लोगों को बेरोजगार बनाया है, नौकरियां छीनी है, किस तरीके से गैस की, बिजली की, अद्वियात की कीमतों के अंदर कमर तोड़ इजाफा किया है। ये हकीकत है ना, ये ग्राउंड रियलिटीज है। तो वो ये कहते हैं कि हमने तो चले महंगाई कर दी, हम तो बहुत बुरे हैं, तो सिंध में क्यों महंगाई हो गई? वो अपना कंट्रोल कर लें, पेट्रोल की कीमत भी कंट्रोल कर लें और टैक्स भी ना ले, लोगों से बिल्कुल टैक्स फ्री कर दें पेट्रोल को। अनफॉर्चुनेटली नेपरा डिसाइड कि बिजली के नरखों में कितना इजाफा होना है। हेलो, अच्छा शर्मिला साहिबा की कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। ये कि चलें, ये बड़ी अहम मार्च है। अब देखते हैं कि ये मार्च कहाँ तक पहुँचता है। मार्चेस हैं, बहुत सारी मार्चेस हैं जी, सब मार्च कर रहे हैं और ये मार्च का महीना मार्चों की नज़र होगा। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के मुताबिक शहर लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है, उस मंसूबे की सालाना किस्त में 1 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है और इस मंसूबे पर हासिल शुदा कर्जों की सालाना एक साथ में चंद सालों में अब तक अगर हम बात करें तो कुल 19 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। माली मुश्किलात का शिकार सूबे पंजाब की हुकूमत के लिए एक साथ में ये इजाफा काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है और ये एक सूबे की मिसाल है। पाकिस्तान में बहुत से कौमी सरकारी इदारे या जिनको हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, वो ऐसे ही हैं कि उनका असर जो है उनके कर्ज़ों का या उनके चलने की वजह से मुल्क जो है वो खसारा जो है उसका बोझ उठा रहा है। वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान में जाने वाली जो सरकारी एंटरप्राइजेस हैं वो मुल्क की जीडीपी में सालाना 8 से 12% खसारे का बाइस बन रही हैं। पाकिस्तान में वो कौन से सरकारी एंटरप्राइजेज हैं जो मुल्क की मईशत पर बोझ हैं? सबसे ज़्यादा खसारा जो है उनमें से कौन से इदारों के नाम आते हैं और सबसे ज़्यादा मुनाफा बनाने वालों में कौन से इदारे शामिल हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और माहिर मईशत जनाब शहबाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, जरिए ये ज़रा बताइए, ये तो बड़ी तशवीशनाक से कुछ फिगर सामने आए हैं कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये नुकसान में हैं और हमारा जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन से इदारे हैं? कुछ ज़रा मिसालों से थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए वाज़े करेंगे? जी बहुत शुक्रिया वैस साहब, शिफा साहब। देखें, ये कोई नया इंकिशाफ नहीं है कि पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं वो नुकसानात में जा रहे हैं। और PTI का अगर आप मैनिफेस्टो देखें, उसका मंशूर देखें, उसके अंदर इन अदारों की बहाली ये उनके मंशूर में शामिल था। लेकिन मैं कुछ आपको नंबर्स देता हूँ ताकि ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए कि 3.5 साल आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। जून 2018 में जब PMLN की हुकूमत खत्म हो गई और माली साल मुकम्मल हुआ, तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं अवैस साहब, उसके जिम्मे जो कर्जा था जो उसने अदा करना था वो तकरीबन था 1392 अरब रुपया, जो अब अदा करना था उन्होंने ये मुख्तलिफ उन्होंने जो बैंक से लिया है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कर्जे लेती है, कुछ गवर्नमेंट ने लिया होता है, तो 1392 अरब रुपया उस वक्त उनके जिम्मे था, जिसमें डोमेस्टिक भी शामिल था और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल का कंपोनेंट उस वक्त कम था, कोई 324 अरब रुपया, और बाकी कोई तकरीबन 1068 अरब रुपया डोमेस्टिक कर्जा था। ये नंबर अब जो दिसंबर 2021 तकरीबन 3.5 साल के बाद जिसमें जो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट दी है, ये नंबर बढ़कर हो गया है 2703 अरब रुपया, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, तकरीबन 94%। अच्छा, अब इसमें 3.5 साल के अंदर इसके अंदर जो इजाफा हुआ 1311 अरब रुपया हुआ है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन देता है कि पिछले 3.5 सालों में इन इदारों की कारकर्दगी, जो कि पहले ही नुकसानात में जा रहे थे, ये PTI की वजह से नहीं, उससे पहले थे, लेकिन PTI का मंशूर ये था कि हमने इनको ठीक करना है, ये नहीं कर मंशूर तो पिछले वालों का भी यही होगा ना कि हम ठीक करेंगे, मंशूर से क्या होता है, लेकिन वो ये क्यों ठीक नहीं हो पाते? हम मिसाल के तौर पर कुछ इदारों के अगर आप हमें नाम बताएं और थोड़ा बता सकें कि भाई ये क्यों ठीक नहीं हो सकते, मसला क्या है? देखिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है, फर्क होता है, दो चीजों का फर्क होता है। आप एक कहता है, एक अगर वो जब पीपल्स पार्टी का दौर था
तो करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता था, को बात करते थे, आगे से वो रिएक्ट नहीं करते थे। पीटीआई के साथ जब 10%, मैं तो खैर ये नहीं कहता, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी थे उस वक्त के बात करता हूँ, जो आज नहीं उनको नहीं कह रही मैं, उस जमाने में ये मशहूर था, आप ठेले वाले से भी कुछ लेने जाए तो वो कहता था 10% दे दो। और केपीके में एक और था, केपीके में एक और था उस वक्त, आपको याद होगा केपीके में भी एक इसी तरह का एक नारा चलता था। लेकिन जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो हमारे एक शफाफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि कुछ आप लोगों के जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, या जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इनके प्रिंसिपल्स में, इनके मैनिफेस्टोज में ये चीज शामिल थी कि हमने इन इदारों को ठीक करना है, इनमें करप्शन खत्म करनी है, इसलिए इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है। ये हुआ कि पीएमएलएन की जब हुकूमत थी, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उन्होंने कहा जी हम करेंगे 5 साल में, लेकिन उन्होंने पीएमएलएन ने भी 5 साल में $1.7 अरब की जो कंपनीज के हिस्से थे वो स्टॉक मार्केट में तो बेचे पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर, नुकसान में जाने वाली कंपनीज को वो ठीक नहीं कर सके। उस वक्त उनकी लिस्ट जो थी प्राइवेटाइजेशन की 65 एंटिटीज थी रफली, जिसको वो प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे। मैं आप उसी सवाल की तरफ आ रहा हूं जो आप कह रहे थे, कौन से इदारे के नुकसान। पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने उस लिस्ट को कम करके 65 से पहले 9 किया, फिर 11 किया, और जब तक असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर है तकरीबन 11 या 12 रही। जो आपकी पाकिस्तान स्टील मिल्स थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तमाम पावर जनरेशन कंपनीज, इन्होंने तमाम को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया, सिवाय एक वो जो 2 LNG पावर प्लांट्स नए लगे थे उनके अलावा। फिर इन्होंने कहा जी कि हम 3 माह के अंदर जो स्टील मिल्स है उसको ठीक कर देंगे, उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, बेचेंगे नहीं, और रिस्ट्रक्चर करके चलाएंगे। वो आज उस बात को 3.5 साल हो गए। अब आ जाते हैं लॉसेस के ऊपर जी। लॉसेस किसके ज्यादा है इस वक्त? जो आपके सबसे ज्यादा लॉसेस में आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कर रही है, पीआईए के ऊपर ऐसा नहीं कि इस हुकूमत ने फोकस नहीं किया, जितना इस हुकूमत ने फोकस किया उसने उतना ज्यादा नुकसान किया। पीआईए के जो क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं वो तकरीबन 540 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसमें पिछले वाले भी शामिल है, 3.5 साल पहले के से पहले वाले। ऑन एन एवरेज पीआईए 35 अरब से 40 अरब रुपए सालाना नुकसान कर रही है। अच्छा, इसमें इनसे फंडामेंटल पीआईए के ऊपर क्या मिस्टेक हुई? पीआईए का जब इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया, काबीना की जो डिस्कशन है उस वक्त की, वो कभी अगर आप किसी वजीर साहब के साथ बैठे तो उनसे पूछिएगा कि जब सीईओ लगाने की बारी आई, समरी काबीना में गई, तो काबीना के जो मेजॉरिटी मेंबरान थे उनका क्या व्यू था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या व्यू था। जब आपने एक ऐसे बंदे को सीईओ लगा दिया जिसका इसका एयरलाइन का कोई, सिविलियन एयरलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपने एक रॉन्ग फुटिंग आपकी एक स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह के अलावा और कौन से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आपका जो पावर सेक्टर है, जिसकी एक मिसाल आपका सर्कुलर डेट से आपको मिल जाती है जी। बाय द वे सर्कुलर डेट शामिल नहीं है, सर्कुलर डेट इसके अलावा जो डेट के नंबर्स हैं। अच्छा, जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तमाम की तमाम इन्होंने उस वक्त डीलिस्ट कर दी प्राइवेटाइजेशन से, और कहा जी कि हम इनको 3 साल में रिस्ट्रक्चर करेंगे, और चौथे साल में, जो कि अब शुरू इनका तकरीबन वो चौथा साल भी खत्म होने वाला है, इसकी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ये ना तो रिस्ट्रक्चर कर सके, 1150 अरब रुपया सर्कुलर डेट था, और आज वो तकरीबन 2400 अरब रुपया ऑलरेडी हो चुका है। और जो इनकी ख्वाहिश तक हम 1900 अरब रुपए पे ले आएंगे साल के आखिर में, लेकिन बाय एंड लार्ज नंबर लगता है यहीं पे रहे। सही है। और रेलवेज कहाँ है हमारा? पाकिस्तान रेलवे किधर है? इसका भी एनुअली आपका 40 अरब रुपए के करीब लॉस है, और वो उनकी जितनी पेंशन जा रही हैं, और आज से नहीं, जैसा आपने कहा, ये पहले कई सालों से पीटीआई के आने से पहले थी। पेंशन उनका सारा बिल जो वफाकी हुकूमत देती है, उन्होंने अगर कोई एक्सपेंशन करनी है वो वफाकी हुकूमत उनको पैसे देती है। फिर आपका आ जाता है स्टील मिल्स। स्टील मिल्स आपकी बंद पड़ी हुई है जून 2015 से। उसको ये इन्होंने रिस्ट्रक्चर करके प्राइवेटाइज करना था। अभी उसकी जो ये प्रोसेस में डाला हुआ है प्राइवेटाइजेशन के स्टील मिल्स को, उसके जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं, ऑफिशियली तो उसका कोई नंबर 205-210 अरब रुपए की उसके लॉसेज का है, लेकिन अनऑफिशियली उसका जो नंबर आ रहा है, जिसको कुछ उसकी बैलेंस शीट अभी ऑडिटेड नहीं है, कुछ उनके बुक्स नहीं किए हुए, तो 350 से 400 अरब रुपए के लॉसेस की बात हो रही है। पीआई मिल्स का वैसे सब 6 पार्टीज ने शॉर्टलिस्ट हुई थी उसके लिए, बिडिंग के लिए, जिनको उसमें से 2 पार्टीज, जिसमें एक रूस की पार्टी थी और एक ईरान की पार्टी थी, वो इन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, और 4 पार्टी हैं जो तमाम चाइना की हैं, उनको इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। तो उसका थोड़ा सा लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो चीज जा रही है। तो आपका इन एसेंस जो तमाम मेजर लॉसेज हैं, उसका मेरा ख्याल 90% अगर आप बात करें, पीआईए, आपका पावर सेक्टर, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवे, तो ये चंद बड़े इदारे हैं
आपके नुकसान कर रहे हैं। क्विकली, पाकिस्तान पोस्ट थोड़ा बेहतर हो गया या नहीं, वो भी नहीं हुआ क्योंकि वो मुराद सईद साहब के अंडर है जिनको अभी परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के तहत बड़ा अवार्ड मिला है। देखिए पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर मैं इतना करंट नहीं हूँ, उसके जो लॉसेस भी तो वो कम होते हैं, वो जो मेजॉरिटी लॉसेस में नहीं आते, लेकिन उसके बारे में एक लतीफा जरूर मशहूर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पोस्ट ने एक फॉरेन कंसाइनमेंट भेजी थी, वो बड़ी जल्दी से पहुंच गई थी वहां पे और बड़ी एप्रिसिएशन हुई थी। वो जरा चेक कीजिएगा कंसाइनमेंट पाकिस्तान पोस्ट से पहुंची थी या किसी और कोरियर से पहुंची थी, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मतलब पाकिस्तान पोस्ट नहीं किसी और को हायर किया होगा ना, ये जुगाड़ तो इसी को कहते हैं, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, बंदा खुद जाए, पैदल जाए, किसी के जरिए भिजवाए, काम हो गया, ठीक है, गुड। काम होने पर यकीन रखते हैं। मैंने इस पे कोई फाइनल कमेंट नहीं किया, मैं ऐसे आपको थैंक यू शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन अब जरा कुछ बात करते हैं दालों की, कि दालें दुनिया में क्यों आई और हम दालें क्यों खाएं। ये मेन दो बुनियादी सवाल है हमारे। गुर्बत है भाई, गुर्बत है। गुर्बत की वजह से दालें खाएं, लेकिन जिस्म को भी कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई गई है, तो इस पर हम बात करेंगे कि दालें क्यों खाएं। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। इनकी महारत से हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। हम सबसे पहले तो ही इस मुद्दे पे जाते हैं फौरन से पहले, दालें क्यों खाएं? दाल का मकसद ये है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे आपको बताया समटाइम्स जो उसकी गोश्त आना पहुँचना और वो सब कुछ करना है तो वो मुश्किल हो जाता है। दालें मोर इकोनॉमिकल है, आपकी अफोर्डेबिलिटी में आती हैं, उनसे आप बहुत से मकसद फुलफिल कर सकते हो जो आप महंगी सप्लीमेंट्स लेने की बजाय या गोश्त या मुर्गी में इन्वेस्ट करने की बजाय दालों से भी आप वो चीज़ें फ़ायदे उठा सकते हो। सो पल्सेस, और आपने देखा है कि पल्सेस में से हमारे यहाँ कितनी माशाल्लाह मूंग है, मसूर है, चना दाल है, इसमें लोबिया भी आ जाता है, इसमें चना भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये आपको एक बड़ा नेचुरल सोर्स, हॉर्स पावर सोर्स आपके लिए। तो मुख्तलिफ जो दालें हैं उनके हवाले से अगर हम फर्दन बात कर लें, माश की दाल पर आते हैं, उसका क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है? अच्छा, माश की दाल जो है बेसिक, देखो दालें सबका ना कॉमन फ़ायदे होंगे, लेकिन अब वही डिपेंड करता है कि आपको डाइजेशन हो रही है उसके नहीं हो रही है। बहुत से लोग चने की दाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर माश, मूंग और मसूर को आप तीनों दालों को देख लेते हो तो इनके फ़ायदे एक ही जैसे हैं। जो मैंने मेंशन किया कि आपको मैग्नीशियम दे रहे हैं, आपको जिंक दे रहे हैं, जिंक बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की, जिन लोगों को बाल सफ़ेद होते हैं आपने देखा होगा, तो जिंक इज़ लाइक हाईली इसके अंदर पैक्ड होता है दालों में, ठीक है। इसी तरह आपके पास आयरन आ गया, फोलेट आ गया, वो अगेन आपके बालों को हेल्प आउट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दो दालें जो हैं जो आपने सबसे पहला नाम लिया, माश की दाल और चने की दाल, बहुत से लोग इसको एलर्जिक होते हैं और इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो आप जो बेसिक दाल हम शुरू करते हैं, अगर आप किसी बच्चे को वीनिंग भी शुरू कराएंगे, खिचड़ी भी देंगे, तो आप देखेंगे कि मसूर की दाल या मूंग की दाल से आप शुरू करते हैं। माश और चना कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाती। तो मतलब ये वजह है कि लोग रात के खाने में दालें शामिल नहीं करते। इट्स अ टफ प्रोटीन टू डाइजेस्ट, यानी कि इतने आराम से ये इसका ब्रेक डाउन होते होते टाइम लगता है, इतने आराम से डाइजेस्ट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो आपका एनिमल सोर्स प्रोटीन है। ये प्लांट सोर्स प्रोटीन्स हैं, वो एनिमल सोर्स प्रोटीन्स हैं। तो येस, डेफिनेटली वन ऑफ द रीज़न, इसका डाइजेशन जब स्लो होगा तो ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इशूज़, ये सारा कुछ देखने में सामने आता है। मतलब दाल जो भी खाएं वो आपकी बॉडी के साथ सिंक हो जाए तो उसका फ़ायदा होता है। देखो ना, इंसान को खाने में बहुत सी चीज़ें, चावल हजम नहीं कर पाता, कोई ग्लूटेन एलर्जिक है। इसी तरह दालों में भी आपका होता है कि दाल आप कौन सी डाइजेस्ट कर सकते हो और कौन सी नहीं डाइजेस्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी हमेशा एक अपनी डूज एंड डोंट की लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सूट कर रहा हो सकता है सारी दालें दूसरे बंदे को सूट करी और आपको ना करी हो। सो यू हैव टू नो कि मुझे क्या डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, हम तो वो लोग हैं ना कि जो भी खाना खाएं तो लोग महंगा भी खा लें ना जाके खाना, तो लोग कहते हैं ये मूंग और मसूर की दाल, तो हमारा तो ये वाला मामला होता है भाई। लेकिन देखिए, बड़ी कॉमन दाल है, फिक्र ना करें आप उसकी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि दालों को पकाने का बेहतरीन तरीका क्या है?
तो बेस्ट वे अगर आपको ना चाहते बॉइल्ड दाल हो, और अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा जितना कम मिर्च मसाला आप दाल में रखेंगे उतनी इजीली आपको डाइजेस्ट होती है, क्योंकि दाल में ना हम टमाटर ऐड करें ना हम प्याज ऐड करें, कोई भी चीज़ ऐसी ऐड ऑन नहीं हो रही होती। तो दाल शुड बी मेक जैसे आपने बताया पतली हो, बट नॉट दैट पतली जो आपने जेल के खाने से उसको, लेकिन ये है कि आप उसको उसका कुकिंग टाइम भी ज़्यादा है, प्रॉपरली गली भी होनी चाहिए, डाइजेशन लॉन्गर टाइम पीरियड है। तो देखें कि आप कच्ची चीज़ ना लें, क्योंकि अगर आप सख्त दाल लेते हैं तो वो आपको इन द लॉन्गर रन डाइजेस्टिव इश्यूज देती है। सो ये सारी चीज़ें, और अगर आपको बहुत शौक है तड़का लगाने का तो ऑयल का कंटेंट कम करें, उसमें कड़ी पत्ता, ऐड स्पिनच टू इट, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके आप उसको बड़ा सॉलिड सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो 2 या 3 दालें मिला के भी पकाते हैं। मिलावट अब देखो टेस्ट पे डिपेंड करता है, कुछ लोग लोबिया और सफ़ेद चना भी मिला के खा लेते हैं, यू नो, और हम जनरली सिर्फ लोबिया खाते हैं और सारा कुछ। और इसी तरह आपका मूंग मसूर का कॉम्बिनेशन है, काली मसर का और क्या कहते हैं उसके साथ कर लेते हैं, सफ़ेद लोबिया के साथ कर लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस है, यू कैन हैव देम इन एनी पॉसिबल वे। उसमें आप अगर चाहें तो सब्जियां भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी सब्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, आप उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दालों से परहेज़ करना चाहिए, वो कोई कंडीशंस हैं लोगों की? यस, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो जिनका यूरिक एसिड लेवल हाई होता है, एक तो वो, एक पेशेंट जो रीनल इश्यूज़ के साथ होते हैं, अगेन उनका प्रोटीन इंटेक हमने लिमिट किया हुआ होता है अनटिल और अनलेस वो डायलिसिस पे नहीं है, जो भी है। तो ये 2 पेशेंट्स हम बहुत ख्याल से उनको दालें प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि दोनों में एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड आता है या प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो आप अगर रीनल पेशेंट हैं या आपके यूरिक एसिड लेवल्स हाई हैं, यू हैव टू गो ऑन द दालें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दाल गोश्त बना लेते हैं एक तरह से, और गोश्त में भी प्रोटीन है हाँ। और दाल में भी प्रोटीन है, तो ये क्या प्रोटीन का जरा डबल किस्म का कंटेंट नहीं हो जाता? लेकिन अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, मतलब मैंने देखा है बहुत से लोग चिकन दाल के साथ भी ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो वेल एंड गुड, आप आराम से उसको ले सकते हैं। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है फिर आई थिंक वो हरी सब्जियाँ, और हरी सब्जियों में भी हम पालक को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि अगेन वो आपको रीनल इश्यूज दे रही होती है, यूरिक एसिड लेवल्स आपके बढ़ा रही होती है। तो एक वो बड़ा लंबा टॉपिक है और अलग से हम कर सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नौशीन, आपका वक्त दिया आपने और बताया कि दुनिया में जो लोग दाल खाते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज से दाल खाना शुरू करें, अमीरों दाल खाओ ताकि फ़ायदे उठाएं। सही है जी, बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।